कक्षा 9 की हिंदी विषय की सहायक पाठ्यपुस्तक कृतिका का आज तीसरा पाठ है। पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी, जो एक नाटक रूप में प्रस्तुत हुआ है। इसके रचनाकार हैं यानी यह जिसने लिखा है वो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने। प्रस्तुत पाठ रीढ़ की हड्डी इन्होंने समाज में फैली एक बहुत भयंकर कुप्रथा जिसको हम दहेज प्रथा कहते हैं, इसी पर व्यंग करते हुए लिखा है। नाटक में प्रमुख पात्र हम कहेंगे जिसे, उसका नाम है उमा, यानी यह एक महिला पात्र के रूप में उभरी है। इसके साथ ही साथ उमा के पिता हैं जिनका नाम रामस्वरूप पाठ में दिया गया है। उमा की माँ है प्रेमा। दूसरा मुख्य पुरुष पात्र जो विरोधी पात्र के रूप में दर्शाया है उसका नाम शंकर है, जो उमा से विवाह करने के उद्देश्य से उमा के घर में आता है। उसका नाम शंकर है। शंकर के पिता का नाम गोपाल प्रसाद है और रामस्वरूप यानी जो उमा के पिता हैं उनका एक नौकर है, उनका नाम है रतन। तो रामस्वरूप की 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी उमा है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके अलावा घर के कार्यों में दक्ष है, विवाह योग्य हो चुकी है। पिता कुछ परेशान हैं और वे चाहते हैं कि अब उनकी पुत्री का विवाह हो जाए, इसलिए उन्होंने गोपाल प्रसाद और उसका एक पुत्र शंकर, उन दोनों को बुलाया है ताकि उमा को देख लिया जाए, शादी इत्यादि की बात हो जाए और फिर शादी करके लड़की की विदाई कर दी जाए। शंकर डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, वीकेंड में ही घर आया हुआ है, इसलिए गोपाल प्रसाद उन्हें लेकर के रामस्वरूप के घर आते हैं। रामस्वरूप उनके आने से पहले अपनी घर की तैयारी करते हैं। अपने नौकर रतन के साथ घर की व्यवस्था ठीक करते हैं। खाने पीने की वस्तुएं यानी खाने पीने के व्यंजन बनवाने को कहते हैं और अपनी पुत्री उमा को भी ठीक प्रकार से समझा देते हैं कि जो मेहमान आएंगे उनके सामने में तुम व्यवहार अच्छा रखना। जितने तुमको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई से संबंधित काम आते हैं, गाने से जो गाने आते हैं यानी जो संगीत में तुम दक्ष हो, वो सब अगर वो कहेंगे मेरे सामने में प्रस्तुत करो तो तुम प्रस्तुत कर देना। अब मेहमान आते हैं बड़ी प्रसन्नता से। गोपाल प्रसाद अपने लड़के के साथ आव भगत में मस्त होता है। उनके लिए नाश्ते इत्यादि की भी अच्छी तैयारी होती है, क्योंकि रामस्वरूप को अपनी लड़की का विवाह हर हालत में करना है। लड़की के बारे में, लड़के के बारे में बातचीत होती है। गोपाल प्रसाद कहता है हमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, हमें घर संभालने वाली लड़की चाहिए। क्या करना है पढ़ा लिखा हो करके? रामस्वरूप कहता है हाँ, मेरी लड़की कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मेरी लड़की को खाना बनाना आता है, कुछ संगीत आता है, सिलाई बुनाई आती है, इस तरीके की बातें वह कहता है। जो गृह कार्य में दक्ष यानी गृह कार्य को पूरा करने वाली एक लड़की के गुण होने चाहिए, वह सब रामस्वरूप अपनी बेटी के बारे में गोपाल प्रसाद को बताता है। लेकिन वो यह नहीं कहता है कि उसकी लड़की ग्रेजुएशन है, यानी उसकी लड़की BA पास है। लड़की देखती है, जब आमने सामने सब बैठते हैं, लड़का सीधे ढंग से यानी जो शंकर है जिसका विवाह उमा के साथ होना है, वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। वो अनुमान लगा लेती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी कुछ कमज़ोर है। शारीरिक रूप से भी रीढ़ की हड्डी किसी की भी सुदृढ़ होनी चाहिए, आर्थिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी।
उसको नैतिक रूप से हम रीढ़ की हड्डी ऐसे कह लेंगे कि जिस व्यक्ति का स्वभाव सही होगा उसकी समाज में वाहवाही होगी, और जिसका नैतिक स्तर गिरा हुआ होगा तो समझ लो उसके नैतिकता की रीढ़ की हड्डी समाप्त है, उसको मान सम्मान कुछ नहीं मिलता है। जब बहुत कुछ बातचीत होने के बाद जब गोपाल प्रसाद को उमा की असलियत पता चलती है, उमा की असलियत क्या है कि वह ग्रेजुएशन है, यानी वो बीए पास है। जब पता चलता है गोपाल प्रसाद और शंकर को कि उमा तो एक पढ़ी लिखी लड़की है, यह हमारे बहकावे में नहीं आएगी, यानी जो वह चाहते हैं कि हम इसको अपने घर ले जाएंगे और एक प्रकार से अपनी सेविका बना करके इसको रखेंगे। परिवार में सामंजस्य बनाना, परिवार वालों की मदद करना वह एक अलग बात है, और दहेज लेकर लड़की की वास्तविकता को छिपाना, चाहे वह वास्तविकता कमजोरी के रूप में हो, चाहे वह प्रशंसा के रूप में हो, यानी बढ़ोतरी के रूप में हो। अब यहाँ वह बात ऐसे हो गई कि एक और तो वो लड़का जो शंकर नाम का लड़का है वह और उसके पिताजी गोपाल प्रसाद दहेज भी ले रहे हैं, और ऊपर से लड़की को कमज़ोर दिखलाना चाह रहे हैं। कमज़ोर कैसे? वह लड़की पढ़ी लिखी है, लेकिन पिताजी के कारण पिताजी ये कह रहे हैं कि हाँ मेरी लड़की कम पढ़ी लिखी है, आपका लड़का डॉक्टरी कर रहा है, और आपके लड़के के पास रह करके मेरी लड़की बड़ी सुखी हो जाएगी, एक डॉक्टर के घर आकर के संपन्न हो जाएगी, ऐसा उन लोगों को लगता भी है। प्रेमा और रामस्वरूप ये सब बातें करते भी हैं आपस में पहले ही, लड़के के आने से पहले कि हमारी लड़की डॉक्टर के घर में जाके खुश रहेगी, सब प्रकार से संपन्नता उसके घर में होगी। जब अंततः जब यह पता चलता है उन लोगों को कि उमा तो वास्तव में पढ़ी लिखी लड़की है, तो वह चिढ़ जाते हैं, गोपाल प्रसाद और उसका लड़का चिढ़ जाते हैं और कहते हैं रामस्वरूप तुमने अपनी लड़की की उच्च शिक्षा की बात हमसे छुपाई, यह अच्छी बात नहीं है। ऐसी तो हमको कई लड़कियां मिल जाएगी, हमने तुमको अपने बारे में सब सच बताने को कहा था, तुमने नहीं बताया। उमा को बड़ा गुस्सा आता है। उमा कहती तुम्हारा लड़का कितना अच्छा है, ठीक से बैठ तक तो सकता नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी है भी कि नहीं है, और इसको मैंने कुछ दिन पहले लड़कियों के हॉस्टल के आसपास पिटते हुए देखा था, तो इसका मतलब है एक और इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऊपर से इसका चारित्रिक पतन भी है। ऐसा लड़का क्या चाहिए है? हमको भी ऐसे लड़के बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन रामस्वरूप अपनी लड़की उमा को बहुत समझा रहा था कि बेटी तू ऐसा मत कर, क्योंकि उसको अपनी लड़की की शादी एक संपन्न परिवार में करनी थी। लड़का चाहे आर्थिक रूप से संपन्न होगा, लेकिन शारीरिक रूप से और चारित्रिक रूप से संपन्न नहीं था शंकर, क्योंकि शंकर के बारे में उमा को पता था। उसने एक उदाहरण भी पेश कर दिया वहाँ पे कि तुम्हारा लड़का लड़कियों के हॉस्टल में पकड़ा गया, वहाँ लड़कियों को छेड़ रहा था और फिर लड़कियों द्वारा उसकी पिटाई भी हुई। लेकिन रामस्वरूप कहते थे कि नहीं, मुझे तेरा विवाह करना है, जैसा वर पक्ष चाहता है और तुझे वैसा ही करना है। उमा बिल्कुल इसका विरोध करती। उसके पिता ये चाह रहे थे, उमा के पिता ये चाह रहे थे कि उनकी पुत्री उमा गोपाल प्रसाद और उसके बेटे शंकर के आगे वैसा ही व्यवहार करे जैसा गोपाल प्रसाद और शंकर उससे अपेक्षा रखते हैं। गोपाल प्रसाद जो थे विवाह को एक बिजनेस के समान मानते थे। वो ये सोचते थे अगर वो किसी की बेटी को अपने घर में बहू बना करके ले जा रहे हैं तो बेटी ऐसी होनी चाहिए, यानी जो उनकी बहू होगी वो ऐसी होनी चाहिए, चुपचाप रहने वाली, कम पढ़ी लिखी होगी तो वह कोई विरोध वाली बातें नहीं करेगी, उसके साथ चाहे कैसा ही भी व्यवहार होगा वो चुपचाप सहन करती रहेगी और साथ में उसको दहेज भी मिल जाए। जबकि उमा कहती थी कि नहीं, लड़कियां कोई मेज कुर्सी थोड़ी ही हैं, तो तुम उनके साथ जैसा भी व्यवहार करना चाहोगे लड़कियां सब सहन कर लेंगी।
उमा अपने ही बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि समस्त महिला वर्ग के बारे में सोच रही थी। जब उमा कहती है कि आपका जो ये लाड़ला है, जो वीकेंड में मुझे देखने के लिए चला आया है, अपनी शादी की इसको बड़ी चिंता है, इसको अपने चरित्र की भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि चरित्र की रक्षा होने पर ही व्यक्ति प्रत्येक कार्यों को श्रेष्ठता से कर सकता है। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर के गठन एवं संतुलन में रीढ़ की हड्डी का ही सर्वाधिक महत्व होता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का अच्छा व्यक्तित्व और चरित्र भी समाज की रीढ़ की हड्डी के समान ही होता है। समाज के सभी लोग नैतिक रूप से श्रेष्ठ होंगे तो हमारा समाज सुसंगठित, मजबूत और एकनिष्ठ होगा। अब आज के समाज में हमको शंकर जैसे लड़कों की नहीं, बल्कि यानी शंकर जैसे नायकों की नहीं, बल्कि उमा जैसी नायिकाओं की जरूरत है, आवश्यकता है, जो एक ओर नैतिक रूप से गिरे हुए लड़के शंकर का विरोध कर रही है, ऊपर से अपने पिता का भी विरोध कर रही है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। जब वह ग्रेजुएशन है, जब वह पढ़ी लिखी है, तो उसको ये बताओ कि हाँ वो पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी होने में क्या हर्ज है। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि इस कथा वस्तु में, इस नाटक में उमा एक श्रेष्ठ पात्र है या श्रेष्ठ महिला पात्र है। रामस्वरूप व्यक्ति जो था, रामस्वरूप के चरित्र की विशेषताएं कैसी थी? वह उग्र स्वभाव का था, कन्या के पिता होने की व्यवस्था उसमें थी, इसलिए वह चाहता था कि मेरी लड़की का विवाह बस हो जाए, क्योंकि मुझे अगली 3 लड़कियों का भी विवाह करना है। हीन भावना से भी ग्रस्त था, अपने घर के कामों को भी बड़े अच्छे ढंग से करता था, अतिथियों का संस्कार करने में भी वह प्रवीण था, लेकिन वह अंततः निराशा उसमें भरी हुई थी, निराश व्यक्ति भी था वह। और गोपाल प्रसाद कैसा था? गोपाल प्रसाद यानी शंकर का पिता चालाक था, जिसको हम कहते हैं कि चालू, रूढ़िवादी विचारों का पोषक था। रूढ़िवादी विचारों का पोषक इसलिए था क्योंकि वह पढ़ी लिखी उमा का तिरस्कार कर रहा था, इसलिए उसको हम कह सकते हैं रूढ़िवादी विचारों का वह व्यक्ति था। स्त्री शिक्षा का भी विरोधी था और अनुभवी व्यक्ति था, क्योंकि वह वकील था इसलिए अनुभवी व्यक्ति था। वह जीवन की वास्तविकताओं को जानता था कि परिवार में जब पति पत्नी की नहीं बनती है या परिवार का कोई व्यक्ति बिखर जाता है, तो फिर परिवार में किस प्रकार से अशांति होती है। इस पाठ के सारांश के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि रीढ़ की कहानी नामक पाठ का मात्र उद्देश्य यही है कि लड़कियों की शिक्षा को छिपाना नहीं चाहिए। दहेज एक सामाजिक कुप्रथा है, इसलिए इसको समाप्त करना चाहिए। सरकार द्वारा जो नियम इसके लिए बनाए गए हैं, सभी नियमों को पूरे समाज को इसका पालन करना चाहिए। जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा, तब तक यह दहेज जैसी कुप्रथा चलकर कभी विवाहित लड़कियों को जलवाएगी और कभी विवाह योग्य लड़कियों का विवाह नहीं होने की कगार पर ले जाएगी।